हिमाचल के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव को लोग कुंवारों का गांव कहते थे, क्योंकि वहां पिछले 25 सालों से कोई भी दूल्हा अपनी शादी की पहली रात को के बाद जिंदा नहीं बचा था। जैसे ही कोई नई दुल्हन उस गांव में आती, अगली सुबह उसका पति मृत पाया जाता। वह लड़की शादी के अगले दिन ही विधवा बन जाती। धीरे धीरे आसपास के गांवों ने अपनी बेटियों की शादी वहां करना बंद कर दिया और गांव के लड़के कुंवारे रह गए। शादियां रुक गई और गांव की आबादी खत्म होने लगी। गांव वाले मानते थे कि इस श्राप की शुरुआत 25 साल पहले हुई थी, जब गांव के सबसे रसूखदार परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का यशवर्धन शहर से एक विदेशी लड़की एलिना को प्यार और शादी का झूठा सपना दिखाकर गांव ले आया था। उसने और उसके परिवार ने एलिना का इस्तेमाल किया, उसका अपमान किया और जब मन भर गया तो उसे अकेला छोड़ दिया। एलिना पूरे गांव से मदद मांगती रही, लेकिन सरपंच के डर से किसी ने उसका हाथ नहीं थामा, उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार टूटी हुई एलिना पहाड़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले पूरे गांव को श्राप दे गई। उसकी मौत के बाद से गांव में जो भी शादियां हुई, हर बार दूल्हा अगली सुबह मृत मिला। अब 25 साल बाद पूरा गांव टूट चुका था। यशवर्धन अब बूढ़ा जरूर हो चुका था, लेकिन उसका नाम सुनते ही आज भी गांव वालों की आवाज धीमी पड़ जाती थी। उसके सामने खड़े होकर सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि लोग जानते थे कि जिस आदमी के डर से 25 साल पहले पूरे गांव की जुबान बंद कर दी थी, उसका असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब डर से बड़ा दुख हो चुका था। गांव धीरे धीरे खाली हो रहा था। जिन घरों में कभी शाम को चूल्हे जलते थे, अब वहां ताले लटकने लगे थे। लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर दूसरे शहरों और कस्बों में बसने लगे थे, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई देने लगा था कि इस गांव का अब कोई भविष्य नहीं है। यहाँ न नई दुल्हन आ रही थी, न नए रिश्ते बन रहे थे, न बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव धीरे धीरे जीवित होते हुए भी मर रहा है। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि वे अपने बेटों को इस गांव से दूर रखेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के बहाने बाहर भेज दिया था और मन ही मन तय कर लिया था कि अब उनकी शादी विवाह भी इसी गांव के बाहर ही करेंगे, क्योंकि इस गांव में तो शादी का मतलब मौत बन चुका था। ऐसे परिवारों में से एक था सुमति जी और गिरिजा जी का परिवार। सुमति जी और गिरिजा जी की शादी आज से करीब 26 साल पहले हुई थी, और शायद यही इस गांव की आखिरी सामान्य शादी थी, क्योंकि उनके विवाह के कुछ समय बाद एलिना वाली घटना हुई थी। और उसके बाद से इस गांव में जो भी दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर लाया, वह अगली सुबह जीवित नहीं बचा। सुमति जी और गिरिजा जी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने नई नई दुल्हन को अगले दिन सफ़ेद साड़ी में रोते हुए देखा था, मातम में बदलती बारातें देखी थी, और शायद इसी वजह से वे खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उनकी शादी उस हादसे से पहले हो चुकी थी। वरना कौन जानता है कि वे भी उसी श्राप का हिस्सा बन गए होते। समय के साथ उन्होंने भी बाकी गांव वालों की तरह एक फैसला लिया। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनकी शादी उन्होंने गांव से बहुत दूर दूसरे शहरों में कर दी, क्योंकि बेटियां तो वैसे भी ससुराल चली जाती हैं, इसलिए उनके लिए डर कम था। लेकिन उनका असली डर उनके इकलौते बेटे यश को लेकर था। उन्होंने बचपन से ही यश को गांव से दूर रखा। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ा, फिर शहर में ही नौकरी करने लगा। सुमित जी और गिरजा जी के मन ही मन तय कर लिया था कि यश की शादी भी वे किसी शहर के लड़के से करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी को कभी इस गांव में नहीं लाएंगे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा गांव से दूर रहेगा तो शायद श्राप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इसी तरह उनका वंश भी बच जाएगा। सुमिति जी और गिरजा जी आर्थिक हालत अच्छी थी। उनके पास पुश्तैनी जमीन थी, पहाड़ों में फैले सेब के बाग थे और केसर की
खेती से भी उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। उस गांव की मुख्य पहचान ही सेब, बादाम, मशरूम और केसर जैसे फसल थे और यही गांव वालों की रोजी-रोटी का सबसे बड़ा सहारा था। कड़वा सच धीरे-धीरे लोग गांव छोड़ रहे थे, लेकिन गिरिजा जी और सुमिति जी अब भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। वे खेती-बाड़ी संभालते, मजदूरों के साथ खेतों में काम करते और इसी उम्मीद में जी रहे थे कि शायद उनका बेटा यश इस श्राप से बच जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी उस गांव से दूर बनाई थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ श्राप जगहों से नहीं, खून से जुड़े होते हैं। सुमिति जी और गिरिजा जी ने जो फैसला लिया था, वही फैसला धीरे-धीरे उस गांव के अधिकतर परिवारों ने लेना शुरू कर दिया था। कुछ लोग तो अपनी जमीन जायदाद तक बेचकर हमेशा के लिए दूसरे शहरों में बस गए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि जिस गांव में नई दुल्हन आए, ना बच्चों की किलकारियां सुनाई दे, यहाँ भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी मिट्टी छोड़ नहीं पाए, जिन खेतों में वह पले बड़े थे, जिन सेब के बागों में उन्होंने अपने हाथों से बड़ा किया था, जिन पहाड़ियों के बीच उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी थी, उन्हें छोड़कर जाना उनके लिए अपनी पहचान छोड़ने जैसा था। इसलिए उन्होंने खुद को गांव में रहने का फैसला किया खुद तो गांव में रहने का फैसला किया, लेकिन अपने बच्चों को वहां से दूर भेज दिया, ताकि कम से कम उनकी जिंदगी इस श्राप से बच जाए। सुमति जी और गिरिजा जी ने हमेशा यही सोचा कि अगर यश गांव से दूर रहेगा, उसकी शादी भी बाहर होगी और उसकी पत्नी इसी कभी इस गांव में कदम नहीं रखेगी, तो शायद उनका बेटा इस श्राप से बच जाएगा, जिसने 25 सालों से इस गांव के हर दूल्हे की जान ली थी। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की योजना के हिसाब से नहीं चलती। यश जिस कंपनी में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात स्वर्णिका से हुई। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। कब दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। स्वर्णिका पढ़ी-लिखी लड़की थी, लेकिन उसका परिवार बेहद पारंपरिक और दबंग था। वहाँ प्यार करना पाप माना जाता था। जाति बिरादरी से बाहर शादी करने का सवाल ही नहीं उठता था। स्वर्णिका यह बात बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसके परिवार में पहले भी ऐसे रिश्तों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। यही वजह थी कि वह यश से प्यार तो करती थी, लेकिन हर पल डर में जीती थी। एक रात ऑफिस से लौटते समय स्वर्णिका की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, यश, अगर हमारे घर वालों को हमारे बारे में पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम नहीं जानते मेरा परिवार कैसा है। लेकिन यश उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने काफ़ी देर तक सोचने के बाद कहा, सोनिका, देखो, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और अगर हमने यहीं रहकर शादी करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वाले हमें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। सोनिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो यश बोला, मैं हिमाचल के एक बहुत दूर गांव से हूँ, इतना दूर कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पहले लंबा ट्रेन का सफ़र, फिर बसें बदलो, फिर पहाड़ों के बीच कई किलोमीटर पैदल चलो, तब जाकर गांव आता है। और सच कहूँ तो मैंने कभी किसी को अपने गांव के बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं है। बचपन से ही मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तुमने भी कभी मेरे गांव का नाम नहीं सुना होगा। स्वर्णिका ने धीरे से ना में सिर हिलाया। यश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों नई कंपनी में अप्लाई कर चुके हैं, वहाँ हमें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। हम यहाँ की नौकरी छोड़ देंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे और कुछ समय के लिए मेरे गांव चलेंगे। तुम्हारे घर वाले हमें वहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हालात शांत होने के बाद हम किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएंगे।
मम्मी पापा को भी अपने साथ ले आएंगे। बस अभी के लिए यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। स्वर्णिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन बिना शादी के मैं तुम्हारे साथ कैसे चली जाऊं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पति नहीं। यश हल्का मुस्कुराया और बोला, तो उसकी उस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। दोनों ने अपनी पुरानी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया, नई कंपनी ज्वाइन कर ली, किसी को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी और फिर एक दिन अचानक दोनों गायब हो गए। उसी दिन उन्होंने मंदिर में चुपचाप शादी कर ली और शादी के कुछ घंटों बाद यह अपनी नई दुल्हन सोनिका को लेकर पहाड़ों के बीच बसे अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। उधर सोनिका के घर वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी उनसे इतना बड़ा राज छुपाएगी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों, यहाँ तक कि पुलिस तक को लगा दिया, लेकिन स्वर्णिका का कुछ पता नहीं चला। करीब एक दिन के लंबे सफ़र के बाद जब यश अपने घर पहुंचा तो अचानक उसे सामने देखकर सुमति जी और गिरजा जी हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र यश के पीछे खड़ी स्वर्णिका पर पड़ी, दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। सुमति जी घबराई हुई आवाज में बोली, बेटा तू अचानक यहाँ, और ये लड़की कौन है? यश मुस्कुराया। उसने स्वर्णिका का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी ये आपकी बहू है। हमने मंदिर में शादी कर ली है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। अगर हम वहाँ रहते तो वो लोग हमें मार डालते, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। हम कुछ दिन यहीं रहेंगे, फिर हालत शांत होते ही कहीं और चले जाएंगे। लेकिन यश की बात सुनकर सुमति जी वहीं बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। गिरजा जी ने जैसे किसी बहुत बड़े डर को अपने सामने खड़ा देख लिया हो, उन्होंने सिर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? यश हक्का बक्का रह गया। उसे लगा शायद उसके माता पिता को यह शादी पसंद नहीं आई। वह जल्दी से उनके पास जाकर बोला, पापा क्या आप क्या आप लोगों को भी हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है? मैंने गलती की है, आप लोगों को पहले नहीं बताया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। गिरजा जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, तू हमारा इकलौता बेटा है। तू जिसे भी हम अपने लिए चुनेगा उसे हम उसे अपना लेंगे। लेकिन तुम दोनों यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। सुमति जी अब रोने लगी। यश को लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने माँ बाप को बताए बिना अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस माँ ने उसे बचपन से कभी डांटा तक नहीं, जो उसके लिए जान तक दे सकती थी, वही आज उसकी शादी की खबर सुनकर इस तरह क्यों रो रही थी। वह जल्दी से सुमति जी के पास गया। उसने उनका हाथ पकड़कर बोला, मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं मजबूर था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप तो जानती हो ना, मैं आपसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं करता, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत जल्दी भी हुआ। अगर मैं सोनिका को लेकर नहीं भागता तो उसके घर वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ते। मम्मी प्लीज़ हमें अपना लो। लेकिन सुमति जी की आंखों में नाराज़गी नहीं, डर था। ऐसा डर जो किसी माँ की आत्मा तक को हिला दे। कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि तूने शादी किया, तू शादी करके आया है। मैं तो बस ये सोचकर डर रही हूँ कि तूने क्या कर दिया। तू अपनी मौत को खुद इस घर तक लेकर आया है। इस हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसे लगा शायद माँ को अब भी डर है कि सोनिका के घर वाले उन्हें खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसने तुरंत कहा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को नहीं पता मेरा गांव कहाँ है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। सोनिका को घर वाले हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, आप चिंता मत करो। यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। नई बहू घर आई थी, लेकिन खुशी की जगह पूरे घर में डर पसरा हुआ था। उसने सवाल भरी नज़रों से अपने पिता गिरजा जी की तरफ देखा।
गिरजा जी काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे, जैसे समझ नहीं पा रहे हों कि वहाँ वहाँ से कि वह कहाँ से शुरू करें। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, तू शुरू में शहर में पला बड़ा है, तुझे इस गांव की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। इस गांव पर श्राप है। यश हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन गिरजा जी की आंखों में वैसा ही डर था। उन्होंने सहरा कहना शुरू किया, 25 साल पहले एक लड़की आई थी इस गांव में। एलिना विदेशी लड़की थी। उसने इस गांव के सबसे रसूखदार घर के लड़के यशवर्धन से प्यार किया था। उसने उससे शादी का वादा किया था, उसे यहाँ से ले आया, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया। पूरे गांव ने सब देखा, लेकिन सरपंच के डर से कोई कुछ नहीं बोला। और फिर एक दिन वो लड़की इन पहाड़ों से कूदकर मर गई, लेकिन मरने से पहले वो इस गांव को श्राप दे गई। यश का चेहरा अब धीरे धीरे गंभीर होने लगा था। गिरजा जी की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा था कि अब इस गांव में कोई दूल्हा अपनी शादी की रात के बाद जिंदा नहीं बचेगा, और बेटा, उसके बाद जो भी दुल्हन इस गांव में आई, अगली सुबह उसका पति मरा मिला।